खबर तक के छात्र दर्शकों, विगत दिन आपने हिंदी पाठमाला के अंतर्गत समास का अध्ययन किया था, जिसमें आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। और यह समास 6 प्रकार का होता है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आज आप वाक्य के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व आपने वर्ण विचार, शब्द विचार का अध्ययन किया है और आज आप वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है और शब्द किसी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। लेकिन न तो वर्ण और न ही शब्द ये किसी व्यक्ति के मनोभावों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यह संप्रेषण और संग्रहण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जबकि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों का एक विशेष क्रम में निर्धारण होकर वाक्य बनते हैं। यानी वाक्य के ही द्वारा किसी व्यक्ति की मनोभावनाओं का संचार दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे व्यक्ति की मनोभावनाओं का संचार पहले व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों तक किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जब शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं तब ये पद कहलाते हैं और इनका एक क्रम होता है जो पदक्रम कहलाता है। अलग अलग भाषाओं के अपने अलग अलग पदक्रम होते हैं, लेकिन मैं यहाँ जिस पदक्रम की चर्चा करूँगा वह सभी हिंदी भाषा के संदर्भ में होगी। हिंदी भाषा में कर्ता और क्रिया यह होना आवश्यक है। पहले कर्ता और उसके बाद क्रिया आती है। जैसे राम जाता है, यहाँ राम करता है और जाती है यह क्रिया है। लेकिन अगर इसमें कर्म भी प्रयुक्त होता है तो कर्म कर्ता और क्रिया के बीच में आती है। जैसे राम आम खाता है, यहाँ कर्ता राम और खाता है क्रिया के बीच में फल जो कर्म है वह आता है। अगर मुख्य कर्म के साथ साथ गौण कर्म भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म उसके बाद आता है। कर्ता प्रारंभ में और क्रिया सबसे अंत में आती है। जैसे राम ने मोहन को मिठाई खिलाई, यहाँ मोहन को गौण कर्म है, मिठाई मुख्य कर्म है और इस दृष्टिकोण से पहले गौण कर्म मोहन आया और उसके बाद मुख्य कर्म मिठाई आई। वाक्यों में अगर क्रिया विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं तो यह मुख्य तौर पर क्रिया से ठीक पहले आती है। जैसे मोहन धीरे धीरे जाता है, यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और यह जाता है क्रिया के ठीक पहले आता है। और इसी प्रकार से अगर हम वाक्यों में संबोधन का प्रयोग करते हैं या विस्मयादि बोधक
शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। उदाहरण के तौर पर, मोहन तुम वहाँ जाओ। यहाँ मोहन पहले आया है। आहा कितनी अच्छी धूप खिली है। यहाँ आहा जो स्मृति बोधक शब्द है वह पहले आया है। वाक्य में दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य कहलाता है और दूसरा विधेय कहलाता है। जैसे उद्देश्य की बात करें तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। उदाहरण के तौर पर, मोहन ने गोवा के तट पर बहुत से लोगों को टहलते हुए देखा। यहाँ मोहन उद्देश्य है, लोगों को टहलते हुए, बहुत से लोगों को टहलते हुए देखा यह विधेय है, और गोवा के तट पर यह विधेय का विस्तार है। बात अगर वाक्यों के प्रकार को लेकर की जाए तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। जैसे राम जाता है, यहाँ राम कर्ता और जाता है यह क्रिया है। वहीं संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं, लेकिन दोनों ही का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। राम स्कूल नहीं गया क्योंकि वहाँ वर्षा हो रही थी। यहाँ वर्षा हो रही थी एक वाक्य है, राम स्कूल नहीं गया यह दूसरा वाक्य है, और ये क्योंकि से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से यह संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य वैसे वाक्यों को कहा जाता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके अलावे कई आश्रित उपवाक्य भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मोहन ने कहा कि अगर राम आज आता तो सोहन के साथ मैं खेलने जाता। तो इसमें कई उपवाक्य हैं और ये प्रधान वाक्य मोहन ने कहा कि आश्रित हैं, इसलिए ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसके अलावे अर्थ के आधार पर भी, भाव के आधार पर भी वाक्यों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जैसे विधानवाचक वाक्य, ये वैसे वाक्य होते हैं जिसमें सामान्य रूप से किसी कार्य के होने के बारे में बताया जाता है। जैसे मोहन जाता है, घोड़ा घास खाता है आदि। इसी श्रेणी के अंतर्गत दूसरा वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाता है और इसमें कार्य के न होने की तरफ इशारा किया जाता है। मुझसे यह काम न हो सकेगा, मैंने आज कोई पाठ याद नहीं किया। तो यहाँ नकारात्मकता का भाव लिए हुए होता है। इसके अलावा वाक्यों के एक अन्य प्रकार जो आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है, इसमें किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा दी जाती है। मोहन तुम
बाजार जाओ। इसके अलावा कुछ वाक्य प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ इससे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो। इसके अलावा वाक्यों का एक अन्य प्रकार विस्मयादिबोधक वाक्य है। इसमें हर्ष, विस्मय आदि प्रकट किए जाते हैं। जैसे आहा, आज कितना अच्छा मौसम है। इसके अलावा कुछ वाक्य संदेह प्रकट करते हैं, जिसके संदेह वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए। यहाँ इस वाक्य से संदेह प्रकट होता है। इसके अलावा कुछ वाक्य इच्छा की पूर्ति की तरफ इशारा करती है। उदाहरण के तौर पर, काश आप सफल हुए होते। इसके अलावा कुछ वाक्य संकेत वाचक होते हैं, जिसमें एक वाक्य के होने पर ही दूसरे वाक्य का पूर्ण होना निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आज इतना ही। अब आपसे जब अगली मुलाकात में बात होगी, तब तक के लिए आप मन लगाकर अपना अध्ययन करें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें।
is the real root of all the troubles. He is responsible for all the ruins and father's behavior. Now you just wait and watch how I teach them people a lesson. Saying this, he sends his disciple Nandu to bring onions and asks Madhuwala to bring a box. After applying onion juice to his eyes, he goes to his father crying. His father, when see him, asks him if his mother might have sent him to apologize. Then he gets emotional and reminds him of the conversation between his parents of their wedding night. After he says that his mother will come to meet him today, if she tells you something or talks about taking some small things from here, then you should not feel bad about it, for or else her heart will break. Then he asks his father for his motorcycle and brings it. After coming here, he wears beautiful clothes and goes out on his motorcycle with his disciple Nandu as before. When he is passing by his uncle's house, he stops the bike there and makes Nandu chant him name and says that our Raja Babu is very good-hearted person. His father had even tried to adopt a son. He is ready to adopt the remaining son and uncle as well. And then he moves forward from there, chanting the praise of Raja Babu. After returning from his father's in the evening, Raja Babu sends his mother to his father in the palace, wearing beautiful clothes and carrying her belongings in briefcase. Then Janki Singh is stunned to see her husband's condition and talked of feeding him with her own hands. Although at first Kishan Singh refuses to eat food from her hands, but then as soon as he remembers that Raja Babu had said he agrees to eat from her hands, then he wants to give her the bunch of key. Janki Singh asks her to put it in her sari as before. Meanwhile, Lakhan Singh asks his elder son Banki to find out what is happening there, and when he returns, he tells his father that their plan had been turned upside down because uncle has tied the bunch of keys around aunt's waist. On this, Lakhan tells him, son, that nothing is wrong, yet now we need strength and brand as well. Saying this, he first goes to the police station and files a complaint that his nephew Raja Babu will kill his brother because on Saturday, because his brother is going to adopt his son Amavas. After returning from the police station, he comes to his brother and sister-in-law Kishan Singh and Janki Singh, who are living in the palace, with a dagger in his hand and threatens to kill him. Raja Babu comes there with a rifle in his hand, but at the same time the police comes and arrest him. Raja insists on going inside, but the police does not allow him to go, and in the meantime Lakhan Singh himself comes out to find out the situation outside and justifies Raja's arrest. He asks the police to take Raja away. Then Raja says that call my father out from inside, so the correct information about all the things will be available. On this, Lakhan Singh goes inside and instructs his son Kishan Singh that if his uncle tries to tell the truth to the police, then he should kill his aunt. In such a situation, when Kishan Singh come out, even then police ask him whether there is something wrong inside. He answered in negative, and although Raja Babu still tells that police that his mother has been held hostage inside, and so his father is not telling the details of the same, but police does not believe him. On the contrary, he scolds him and makes him quiet. Sometimes he talks about his father, sometimes about his mother, and then he takes him away with him. After the police leave, Lakhan wants to kill his brother and sister-in-law by tying them to a pillar. Then Lakhan's son Amavas arrives there. He has a can of petrol and a burning stick in his hand.
He pours the petrol on his father, that is Lakhan Singh, and he tries to burn it with a burning stick. Then his uncle says, Lakhan Singh says that you are my son, belonging to Kishan and Janki Singh. Then Amavas says that there is no sudden changes. For the last 20 years, you people have been doing injustice to me and also looting uncle's property. That is why I have decided today that I will take revenge from all of you. And then in brother, then this way, showing the fear of burning with burning stick, he asked his father to instruct his brother to open the knot of uncle and aunt. As soon as uncle and aunt's knot have been opened, both of them leave from there. Just then, Madhubala and Nandu are coming on a horse carriage in which he wants to take Krishna Singh and his wife away from there. Lakhan Singh sends his goons to chase them and kill them. Meanwhile, Nandu is driving the horse's carriage very fast, but at one place he gets caught, and Lakhan Singh and his goons surrounded them all. Meanwhile, Raja Babu also comes running here, but as soon as he comes close, Lakhan Singh blocks his path by setting fire to a straw heap lying on the way. But Raja Babu, after taking his motorcycle back, jumped the burning straw and drops the motorcycle in the canal to put off the fire. Thereafter, getting ready, he comes out and beats all the goons and forces them to run away. Then he tries to tie Uncle Lakhan and cousin with a thick rope by their leg and hang it from a tree and tie it to a road roller in such a way that as the road roller moves forward, the rope pulls back and both Lakhan and Monkey are seen coming under the wheel of the road roller. Seeing this scene, first Kishan Singh asks Raja Babu to let her go, but Raja ignores his words and asks Madhubala to apologize to his father. Meanwhile, Amavas and Banki's wife also comes there, and they also ask Raja that is her fault in this. At least let her go. And then finally, her mother lets them both go. Then he orders the road roller to move backwards, and the road roller starts moving backwards. Everyone is surprised that how is this happening. Then they say Nandu, instead of the driver of the road roller, who pulls the road roller backwards, saying Nandu is everyone's brother. Then preparation for Raja Babu's wedding with Madhubala are made, and the story ends in this film.